गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है डिप्लोमा फाइनल ईयर के या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे एग्ज़ाम आ गए हैं और इस बार सारे के सारे एग्ज़ाम MCQ बेस्ड हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है 6 सेम का। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैं आज बात करूंगा इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन यह एक चैप्टर है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर पॉइंट ऑफ व्यू इन एग्जामिनेशन एंड देन गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी आपके JEE लेवल के एग्ज़ाम के और डिप्लोमा के एग्ज़ामों के लिए और बीटेक के लिए एग्ज़ाम, बीटेक के एग्ज़ाम के लिए भी ये कंपलसरी है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन बीटेक फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है, डिप्लोमा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। साथ ही साथ जितने भी JEE और AE के एग्ज़ाम में होते हैं हर जगह पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ओवर अदर मेथड ऑफ ट्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कर्षण के अन्य तरीकों की तुलना में विद्युत कर्षण का एक लाभ है। मतलब जितने भी ट्रैक्शन सिस्टम है हमारे, उन सभी में इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम का क्या लाभ होता है उन सभी की तुलना में। फास्टर एक्सीलरेशन, नो पोल्यूशन प्रॉब्लम, बेटर ब्रेकिंग एक्शन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आपका फर्स्ट आंसर है, जैसा दिख रहा है फास्टर एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक्सीलरेशन इसका फास्टर है तो इसके सारे क्योंकि नो पोल्यूशन ब्रेक प्रॉब्लम भी इसी के अंतर्गत आता है, वो भी होता है। बेटर ब्रेकिंग एक्शन है, तो इसका A और D दोनों ऑप्शन है। डी आंसर इज ए इज द जो आंसर लिखा हुआ है ये गलत है, इसका आंसर D है, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में कोई पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, इसका ब्रेकिंग एक्शन बहुत ही अच्छा है और एक्सीलरेशन भी फास्टर है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वोल्टेज फॉर सिंगल फेज AC सिस्टम। सिंगल फेज AC सिस्टम के लिए कौन सा वोल्टेज यूज किया जाता है या कितने वोल्टेज प्रयोग किए जाते हैं ट्रैक्शन सिस्टम के सिंगल फेज AC सिस्टम में। तो सिंगल फेज AC सिस्टम के लिए 220 वोल्टेज यूज किया जाता है। ये ऑप्शन है, इसमें 22 kV वोल्ट ही दिख रहा है लेकिन वो 220 वोल्टेज है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। लंबी दूरी की रेलवे निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी रेलवे का मतलब होता है आपका कि मेन लाइन ट्रैक्शन सिस्टम। मेन लाइन होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे चलती है, जिनके स्टॉपेज मोर देन 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पे होते हैं, तो वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे के अंतर्गत आते हैं या मेन लाइन रेलवे कही जाती है। तो मेन लाइन रेलवे में किसका उपयोग किया जाता है, 25 kV सिंगल फेज AC का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अ लोकोमोटिव इज कंट्रोल्ड बाई। लोकोमोटिव का जो स्पीड होता है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, फ्लाई व्हील, गियर बॉक्स, अप्लाइंग ब्रेक्स एंड रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो इन इंजन। तो इसमें गियर बॉक्स के द्वारा स्पीड को कंट्रोल किया जाता है कि हमारी इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी या ट्रेन की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है मेन ट्रैक्शन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया आर दोज यूजिंग। भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य कर्षण प्रणालियाँ कौन सी हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि सबसे पहले स्टीम इंजन आया था, भाप का इंजन, उसके बाद डीजल इंजन आया था और फिर आज की डेट में इलेक्ट्रिकल और डीजल इंजन दोनों चल रहे हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव, कि सारे के सारी प्रणालियाँ इंडिया में यूज की गई, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, डीजल हो, स्टीम हो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कोल इंजन भी चलता था, तो जो कोल इंजन चलता था उसमें आपका स्टीम इंजन वर्क करता था। क्योंकि कोल से क्या होता था, हीट जनरेट किया जाता था, उस हीट से स्टीम वाटर को बॉइल्ड किया जाता था जिससे स्टीम मिलती थी और स्टीम को प्रेशराइज्ड करके टर्बो अल्टरनेटर पर गिराया जाता था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी और ट्रैक्शन सिस्टम रन करता था। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड एट। भारत में डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो भारत में डीजल इंजन का निर्माण वाराणसी में किया जाता है, इंडिया में
एक ही सेंटर है वाराणसी जहाँ पे डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। फॉर डीजल लोकोमोटिव द रेंज ऑफ हॉर्स पावर इज, डीजल लोकोमोटिव का क्या रेंज है, हॉर्स पावर की कितनी रेंज है। जैसे आपने सुना होगा कि 5 अश्व शक्ति का इंजन है, 10 हॉर्स पावर का इंजन है, 15 हॉर्स पावर का इंजन है। उसी तरह बात की जा रही है कि डीजल ट्रैक्शन सिस्टम है, डीजल इंजन है, उस कितने अश्व शक्ति की सीमा का होता है, तो 1500 से 2500 हॉर्स पावर के डीजल इंजन होते हैं। उसी तरह से आपका स्टीम इंजन अप टू 1500 होता है, और जो इलेक्ट्रिक इंजन आता है वो आपका 3000 से लेके 5000 के बीच में होता है। लेकिन इसका डीजल लोकोमोटिव द रेंज ऑफ हॉर्स पावर इस सी ऑप्शन राइट है, 1500 से 2500। नेक्स्ट है डैश 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 लोकोमोटिव हैज़ ए हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, किस लोकोमोटिव की सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है, तो इलेक्ट्रिक की है। सिंपल सी बात है, डीजल स्टीम इलेक्ट्रिक 3 ही इंजन आए हैं, और जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है वैसे वैसे ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी हाई होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी। द हॉर्स पावर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्टीम लोकोमोटिव का हॉर्स पावर कितना होता है, अप टू 1500 हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन इज अराउंड, स्टीम इंजन भाप का इंजन जो होता है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी किसके अराउंड मानी जाती है, तो इसमें 5 to 10% होती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी कम एफिशिएंसी, तो इंजन रन कैसे करता था। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो जनरेशन का प्रोसेस था इलेक्ट्रिसिटी का, उसका प्रोसेस लेंदी था। क्यों, सबसे पहले कोल से बर्निंग कराई जाती थी, हीट प्रोड्यूस किया जाता था, देन उस हीट से वाटर को बॉइल्ड किया जाता था, और वाटर बॉइल्ड होने के बाद जो स्टीम निकलता है उस स्टीम को प्रेशराइज्ड करके टर्बो अल्टरनेटर पे भेजा जाता था। तब टर्बो अल्टरनेटर के थ्रू ट्रैक्शन सिस्टम पूरा रन करता था। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता था, हीट का लॉस ज़्यादा होता था, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता था, आउटपुट बहुत कम मिलता था। इसलिए कहा जाता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज अराउंड 5 to 10%। द ट्रैमवे विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ यूज्ड, ट्रैमवे में कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो आपकी ट्रैमवे में डीसी सीरीज मोटर यूज की जाती है। ट्रैमवे का मतलब होता है जो स्मॉल दूरी पर रन करता है, जैसे किसी म्यूजियम में हो गया, या किसी सफारी में हो गया, या आपका कोलकाता में ट्रैम चलती है वहाँ पे होगा, तो वो लोकल एरिया के लिए होते हैं, तो उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज की जाती है। इन अ स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर इज़ प्रोवाइडेड थ्रू, स्टीम लोकोमोटिव में विद्युत शक्ति कहाँ से प्रदान की जाती है। भाई मैंने अभी आपको बताया कि स्टीम लोकोमोटिव में क्या जो होता था, सबसे पहले कोल को हीट किया जाता था, देन वाटर को बॉयल किया जाता था, उसके बाद उसको कहाँ पे भेजा जाता था, टर्बो अल्टरनेटर पे या टर्बो जनरेटर पे। तो लोकोमोटिव में विद्युत शक्ति प्रदान की जाती थी इसके द्वारा, स्मॉल टर्बो जनरेटर, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। स्मॉल टर्बो जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी स्टीम लोकोमोटिव इंजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स इज सूटेड फॉर माइंस वेयर एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट, जहाँ पर एक्सप्लोसिव विस्फोटक गैसें मौजूद होती हैं, मतलब जिस खदानों में विस्फोटक गैस मौजूद होती है वहाँ पे कौन सी ड्राइव या कौन सा ट्रैक्शन सिस्टम यूज किया जाता है, स्टीम, डीजल, बैटरी और एनी ऑफ द एबव। तो इसमें आपका बैटरी लोकोमोटिव यूज किया जाता है। क्योंकि स्टीम इंजन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। खदान आपकी मोस्टली क्या होती है, ज़मीन के अंदर होती है, तो वहाँ पे आप स्टीम इंजन नहीं कर सकते। क्योंकि स्टीम में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। आप बर्निंग में कराएंगे उसी समय विस्फोटक पदार्थों से आग लग जाएगी और वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, तो इसीलिए नहीं होता। डीजल इंजन में क्या होता है कि फ्यूल का कंजप्शन तो ठीक है, लेकिन फ्यूल प्रोवाइड करवाना मुश्किल हो जाता है कि डीजल हम ऊपर से नीचे वहाँ पर भेजेंगे फिर उसका यूज करेंगे। बैटरी सेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड रहती है, इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज करते हैं और ट्रैक्शन सिस्टम को रन कराते रहते हैं, और ये सेफ भी ज़्यादा रहता है। तो गैस की खदानों में कौन सा इंजन यूज होता है, बैटरी लोकोमोटिव यूज होता है। इन केस ऑफ लोकोमोटिव द ट्रैक्शन पावर इज प्रोवाइडेड बाई, लोकोमोटिव के केस में ट्रैक्टिव पावर प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, तो इसमें आपका होगा डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के द्वारा ट्रैक्टिव पावर को प्रोवाइड करवाया जाता है लोकोमोटिव में। नेक्स्ट है ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू, कि डीजल इंजन आपका है उस पर अधिभार क्षमता आमतौर पर सीमित होती है। अधिभार क्षमता का मतलब होता है ओवरलोडिंग। जैसे आप सुनते हैं ना, ओवरलोडिंग ट्रकें चल रही हैं, बसें ओवरलोड हैं, तो वही बात की जा रही है कि ट्रैक्शन सिस्टम में डीजल इंजन है उसमें ओवरलोड की क्षमता कितनी होती है। अगर 1 टन का है तो उसमें कितना ओवरलोड जा सकता है, तो 10% ओवरलोडिंग
दी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। अगर 10%, सॉरी इसका 10% आंसर है, 2% लिखा हूँ, ठीक। तो 10% होता है ओवरलोडिंग का, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उससे ज़्यादा देने पे उस पे इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और इफ़िशियंसी घट जाती है। इन केस ऑफ स्टीम इंजन द स्टीम प्रेशर इज, भाप इंजन के मामले में भाप का दबाव होता है। दबाव का मतलब होता है प्रेशर, कि आपका जब स्टीम जनरेट हो रहा है उस स्टीम को टर्बो अल्टरनेटर पे भेजा जा रहा है, टर्बो जनरेटर पे, तो उस कितने प्रेशर पे भेजा जाता है, तो वो आपका होता है 10 से 15 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रेशर पर उसको अल्टरनेटर पे भेजा जाता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। द स्टीम इंजन प्रोवाइडेड ऑन स्टीम लोकोमोटिव इज, भाप इंजनों पर प्रदान किया जाने वाला भाप इंजन है। मतलब स्टीम इंजन पे कौन सा भाप इंजन प्रदान किया जाता है, तो उसमें आपका सिंगल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप का इंजन प्रयोग किया जाता है जो स्टीम इंजन को रन करवाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड एट, भारत में इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं, तो चितरंजन में, इंडिया में चितरंजन जगह है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजन को बनाया जाता है। द व्हील ऑफ अ ट्रेन इंजन एज वेल एज बोगीज आर स्लाइटली टेपर्ड, जो इंजन के व्हील होते हैं और या उस बोगियों के, इंजन एज वेल एज बोगी मतलब मेन इंजन हो गया, बोगी हो गया, जितने भी उसमें कंपार्टमेंट लगे हैं उन सब के जो आपके व्हील होते हैं वो स्लाइटली टेपर्ड क्यों होते हैं। स्लाइटली टेपर्ड का मतलब है कि आप देखते हैं कि बाहर की साइड तो इंजन की पहियों में क्या होता है, बाहर निकला होता है, लेकिन अंदर की साइड देखते हैं चिपटा रहता है, अंदर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं रहता है। तो वो किस लिए होता है, वो होता है आपके फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न, ताकि उसे घूमने में, टर्न लेने में कोई आसानी ना हो। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जब हम इंजन को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए टेपर्ड किया जाता है इंजन के व्हील को, इंजन और बोगियों को, व्हील को। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन, किस ट्रेन के लिए स्वचालित सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, जो स्वयं से रन करता है। तो किसके लिए होता है, सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए यूज किया जाता है ऑटोमेटिक सिग्नल। नेक्स्ट है द इफ़िशियंसी ऑफ अ डीजल लोकोमोटिव इज़ नियरली, डीजल लोकोमोटिव की इफ़िशियंसी कितनी होती है, ये होती है 20 से 25%। आपने देखा कि किसका था, स्टीम की कितनी थी, 5 to 10% थी, डीजल की कितनी हो गई 20 to 25%, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो गई। जब इलेक्ट्रिक की बात होगी तो उसमें इफ़िशियंसी और इंक्रीज़ हो जाएगी। द स्पीड ऑफ अ सुपर फास्ट ट्रेन इज, सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर होती है सुपर फास्ट ट्रेनों की स्पीड। द नंबर ऑफ पैसेंजर कोचेज दैट कैन बी अटैच्ड टू अ डीजल इंजन लोकोमोटिव ऑन ब्रॉड गेज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू, ब्रॉड गेज पर डीजल इंजन लोकोमोटिव से जोड़े जा सकने वाले डिब्बों की संख्या आमतौर पर कितनी सीमित होती है। नॉर्मली जब ब्रॉड गेज ट्रैक्शन रहता है और ब्रॉड गेज पूरी पटरियाँ रहती हैं, तो उस केस में जो डीजल इंजन होता है उसमें कितने डब्बे जोड़े जा सकते हैं, तो उसमें आपके 10 डब्बे जोड़े जा सकते हैं, जो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। 10 जोड़ने को तो 11-12 जोड़ देते हैं, लेकिन जो एक एवरेज माना गया है कि जिस पे प्रॉपर रन करता है वो होता है 10 डिब्बे, 10 बोगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज़ नॉट ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी ब्रॉड गेज ट्रैक पर नहीं है, तो आपकी है जयपुर। जयपुर आपकी ब्रॉड गेज ट्रैक पर नहीं है, बाकी सभी राजधानियाँ ब्रॉड गेज ट्रैक पर रन कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के क्या एडवांटेज होते हैं। It avoid wear of track, motor continues to remain loaded during braking, it is instantaneous, more heat is generated due to braking। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, इट अवॉइड वियर ऑफ ट्रैक, ट्रैक पर जो वियर पड़ता है, जोर पड़ता है, उसको ये क्या करता है, अवॉइड कर देता है। डीजल इंजन और स्टीम इंजन में ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता था कि जब आप ब्रेक लगाते थे बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती थी और पटरियाँ पे क्या होता था, घर्षण बढ़ जाता था, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में इस चीज़ को क्या हुआ, अवॉइड कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव इज कॉस्टली, कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम
सबसे कॉस्टली होता है। तो सिंपल सी बात है, जो जितना अच्छा होगा वो उतना ही कॉस्टली होगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इज कॉस्टली। सबसे कॉस्टली आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का होता है ब्रेकिंग सिस्टम, जो सबसे कॉस्टली पड़ता है लोकोमोटिव में। ट्रैक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैक्टिव प्रयास की आवश्यकता क्यों होती है? डू ऑल द एबव, मतलब ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, ओवरकम फ्रैक्शन विंडेज एंड कर्व रेजिस्टेंस, एक्सिलरेट द ट्रेन मास। इन सभी के लिए ट्रैक्टिव एफर्ट की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द मैक्सिमम एक्सल लोड ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ एसी लोकोमोटिव विल बी। एसी के दिए गए अधिकतम एक्सल लोड ट्रैक्टिव प्रयासों के लिए लोकोमोटिव होते हैं। तो अगर आपका एसी लोकोमोटिव है, अल्टरनेटिव करंट का इंजन है, तो उस पर जो अधिकतम एक्सल लोड दिए जाते हैं ट्रैक्टिव प्रयासों के लिए, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं मोर देन द डीसी लोकोमोटिव। वो डीसी लोकोमोटिव की अपेक्षा अधिक होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आसंजस का गुणांक कम हो जाता है? तो ये आपका आ जाएगा बी एंड सी बोथ। ड्यू ऑन रेल ऑयल ऑन द रेल पर जब ओस पड़ी हो या जब रेल पर ऑयल की मात्रा हो, तो उस कंडीशन पे जो इसमें एडिशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इम्प्रूव्स, क्या हम ऐसा क्या करें कि कोफिशिएंट एडिशन इम्प्रूव हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए? तो उसके लिए हमें करना होगा कि डस्ट ऑफ द रेल, सैंड ऑफ द रेल, इन तीनों पर हमारा जो कोफिशिएंट एडिशन होता है वो इम्प्रूव कर जाता है। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन बहुत हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें अट्रैक्शन के ही और 30 क्वेश्चन करवाऊँगा, देन मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सही लगे हों, तो आप इसको फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि एग्ज़ाम 10 ही दिनों के अंदर एग्ज़ाम है, तो मोर देन आप अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को इसको फॉरवर्ड करिए, उनसे कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।